नमस्कार किसान भाइयों, मैं अरुणा सिंह आज गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ। गाजीपुर बॉर्डर में आज दलित सम्मेलन बुलाया गया है और इसमें काफ़ी बड़े दलित नेता आ रहे हैं और सभी बॉर्डर से आज काफ़ी नेता आए हुए हैं। और आज हमारी मुलाकात हुई यहीं गाजीपुर बॉर्डर पे हरियाणा के रवि आज़ाद और किसान यूनियन पिकेत के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रवि आज़ाद की खासियत ये है कि रवि आज़ाद बहुत ही बुलंद है। रवि आज़ाद किसानों की बात बहुत बुलंदी से रखते हैं। रवि आज़ाद की दूसरी खासियत बात ये है कि रवि आज़ाद एकदम किसानों का पक्ष तथ्यों के साथ रखते हैं। रवि आज़ाद की आप एक भी बात को काट नहीं सकते। रवि आज़ाद के पास किसानों को की समस्या को तर्कपूर्ण रखने के लिए जाना जाता है। कि अभी पिछले दिनों मैं रवि आज़ाद किसान मोर्चा के मंच से लाइव हुए तो मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि हमारे देश में इतने युवा और इतने समझदार किसान नेता सामने आ रहे हैं। हमारा किसान आंदोलन एक सही दिशा में चल रहा है। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान 24/7 न्यूज़ में। रवि जी, आप किसान आंदोलन को किस रूप में लेते हैं? देखिए, किसान आंदोलन क्योंकि आज़ादी के बाद एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई है और इसको हम आर्थिक आज़ादी की लड़ाई भी कह सकते हैं। गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए। और जो आंदोलन 3 काले कानूनों की वापसी को लेकर के और एमएसपी के कानून को लेकर के शुरू हुआ था, आज उसका स्वरूप, उसका दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पूरी दुनिया की नज़रें, पूरी देश की नज़रें इस आंदोलन के ऊपर हैं। एक तरफ आंदोलनों के लिए नज़ीर पेश करने वाला आंदोलन है ये दुनिया में, और हिंदुस्तान में 1907 में आज़ादी से पहले एक पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन सरदार अजीत सिंह के नेतृत्व में 7 महीने चला था, 9 महीने सॉरी। और वो भी एक कानून की वापसी को लेकर के था, जब छोटे किसानों की जमीन अंग्रेजी सरकार कानून लेके आई थी, साहूकारों को दे रहे थे। और उस समय पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन चला जो 9 महीने चला। और ये जो जन आंदोलन है, इसको 8वें महीने में इसने प्रवेश कर लिया और उस समय अंग्रेजी सरकार को आबादकारी बिल वापस लेना पड़ा था। और आज 3 काले कानूनों की वापसी को लेकर के आंदोलन चल रहा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि नेतृत्व किसान कर रहे, लेकिन अब ये आंदोलन सभी वर्गों का, सभी जातियों का, सभी धर्मों का, और एक तरफ लोकतंत्र को बचाने का, एक तरफ देश को बिक्री से रोकने का, एक तरफ संविधान को बचाने का, एक तरफ आपके मौलिक अधिकारों को बचाने का, और देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने का आंदोलन बन चुका है। और ये आंदोलन अब हिंदुस्तान का रूप कैसा होगा, गरीब किसान मजदूर के हालात क्या होंगे, वो इस आंदोलन से तय होने वाला है। जी, किसान आंदोलन की अगली रूपरेखा कुछ बनी है, उसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा देखिए। 2-3 बातें स्पष्ट हैं। एक तो 8 तारीख को, 8 जुलाई को महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने पहले ही जिक्र किया कि अब नेतृत्व किसान कर रहे, लेकिन अब ये जन आंदोलन बढ़ चुका है, अब ये हर वर्ग का आंदोलन बन चुका है और सबकी भागीदारी भी है, और सबकी भागीदारी से ही जन आंदोलन खड़े होते हैं। आप देखिए, मोदी सरकार डीजल को लेके क्या कहा करती थी, प्रधानमंत्री जी पेट्रोल को लेकर के क्या बोला करते थे, रोजगार को लेके क्या बोला करते थे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हो, चाहे वो किसान की कर्ज मुक्ति की बात हो, चाहे वो रसोई गैस की बात हो, आज सारी कीमतें आसमान छू रही हैं। आज आम आदमी को घर चलाना मुश्किल हो रहा, हमारी माताओं बहनों को रसोई चलानी मुश्किल हो रही है। तो इसलिए 8 तारीख को महंगाई के खिलाफ पूरा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन है, जिसके तहत सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 8 जुलाई को जितने भी हमारे नेशनल हाईवे हैं, सुपर नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं, उनके किनारे जो भी साधन हमारे पास है, जो भी व्हीकल हमारे पास है, उनको 2 घंटे के लिए किनारे पर रोक करके और पूरा देश एक बार फिर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। और माताओं बहनों से अपील की गई है कि वो खाली गैस सिलेंडर को लेकर के और सड़कों के किनारे बैठ करके और वो मोदी सरकार को बताएं कि आपकी नीतियों ने सब वर्गों की कमर को तोड़ करके रख दिया है, हर वर्ग आपकी नीतियों से दुखी है। उसके साथ में 17 जुलाई को एक चेतावनी पत्र देने जा रहे हैं, जिसमें जितने भी विपक्ष के एमपी हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, उनको संयुक्त किसान मोर्चा एक चेतावनी पत्र देगा
कि आज जो ये काले कानून लागू हुए, ये अलोकतांत्रिक तरीके से संसद के अंदर लागू हुए, आंदोलन सड़कों के ऊपर चल रहा है, तो विपक्ष के सांसद संसद के अंदर जो मानसून सत्र आ रहा है इसमें हमारी आवाज को बुलंद करें, और इसलिए उनको चेतावनी पत्र दे रहे कि हम बाहर लड़ेंगे, तुम अंदर आवाज बुलंद करो, और लोकतंत्र की लड़ाई को मजबूत करने के लिए, आंदोलन को सफलता की ओर ले जाने के लिए आप भी पूरी ताकत लगाएं, अन्यथा आपका भी हिसाब किताब होगा। इसी के साथ में 19 तारीख से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, 20 और 21 तारीख की छुट्टियां हैं, और 22 तारीख को एक बड़ा फैसला हुआ है जिसमें संसद की ओर कूच करेगा किसान, जिसमें संसद के बाहर प्रदर्शन करेगा और संसद से ये मांग करेगा कि संसद हमारी बात को सुने। वो देश की सबसे बड़ी पंचायत है। आज काले कानूनों के माध्यम से हमारे रोजी रोटी का अधिकार छीना जा रहा है, तो वहां उसके लिए फैसला हुआ मोर्चे का कि प्रत्येक संगठन के 5 लोग और कम से कम 200 किसान जो है, किसान मजदूर युवा, हमारी माताएं बहनें संसद भवन की ओर कूच करेंगे, और पहला जत्था 22 जुलाई को सिंगू बॉर्डर से चलेगा, और जैसे जैसे सेशन चलेगा हर रोज अलग अलग मोर्चों से, अलग अलग बॉर्डरों से संसद की ओर हम कूच करेंगे, और संसद से ये मांग करेंगे कि जो संसद और जो किसानों के बीच की जो दूरी है उसको दिल्ली खत्म करे और हमारी बात को सुने और काले कानूनों को वापस ले। ये 2-3 बड़े फैसले हुए हैं जी। लगातार किसान आंदोलन और किसानों पे आरोप लगते जा रहे हैं। कभी कहा जाता है यहाँ कुछ मिसबिहेव हो रहा है, कभी कहते हैं कि मर्डर हो गया, कभी कहते हैं ये खालिस्तानी है, कभी कहते हैं आतंकवादी हैं, कभी कहते हैं किसान ही नहीं है जी। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इन्होंने बहुत बार बिल्कुल खालिस्तानी से पहला आरोप लगना शुरू हुआ था, रास्ते बंद करने से लेकर के इनके षड्यंत्र शुरू हुए थे। उसके बाद आप लगातार देखिए कि ऐसा कोई आरोप हमारे ऊपर छोड़ा नहीं जो इस आंदोलन के ऊपर ना लगाओ। आरएसएस बिल्कुल गंदगी के ऊपर उतरी, भाजपा का गिरने का कोई स्तर नहीं रहा, और इनके राज्यों में बैठे और केंद्र में बैठे मंत्री और सरकारें लगातार हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि 8वें महीने में आंदोलन है, 8 महीनों में इन्होंने हजारों साजिशें रची, और जो भी साजिशें इन्होंने रची वो इनकी कमजोरी बनी और हमारी ताकत बनी। ये आंदोलन इनकी सभी साजिशों से मुक्त होते हुए आगे बढ़ रहा, और जब तक जीत नहीं हो जाएगी तब तक आंदोलन रुकने वाला नहीं है। और पूरे देश को ये पता चल गया कि मोदी जी झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं, वो जुमलेबाजी करने वाले प्रधानमंत्री हैं, वो देश को बेचने वाले प्रधानमंत्री हैं, वो रोजगार छीनने वाले प्रधानमंत्री हैं, और 3 काले कानून बना करके किसानों के जमीर और जमीन को छीनने का काम ये कर रहे। ये जितने आरोप लगाएंगे उतने ये कमजोर हो रहे, जितने आरोप हमारे ऊपर लग रहे आंदोलन उतना ही मजबूत हो रहा है जी। किसानों के जैसे अनाज मंडियां हैं, अनाज मंडियों को ऐसा आपने भी बताया, अपने मैसेज में कई बार आप बताते हैं कि अनाज मंडियों को बंद किया जा रहा है जी। लेकिन एक और सरकार कह रही है कि हम तो अनाज मंडियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहना? देखिए, अगर हम हरियाणा की बात करें, आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से मंडियां तोड़ी गई हैं, उसके बाद आप बिहार में चले जाइए, 2004 में मंडियां तोड़ दी गई। एमएसपी जो मिलता है वो केवल वहां मिल पा रहा जहां मंडियों का प्लेटफार्म है, और मंडियों का प्लेटफार्म सबसे बेहतर हरियाणा और पंजाब में है, इसीलिए आंदोलन की चिंगारी वहां से उठी। बाकी आप देश के अलग अलग राज्यों में देखेंगे तो पहले से ही मंडियों को तोड़ दिया गया। अभी अगर हम हरियाणा सरकार की बात करें कि भाई मंडियां कहाँ टूटी बताओ और एमएसपी कहाँ खत्म हुआ बताओ, तो हमने ये चीज देखी कि 4 जिले हैं हरियाणा के जिनमें हमारी करीब करीब 26 से 27 मंडियों को तोड़ दिया गया। उसमें सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, उसमें कैथल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है, और उसमें जींद डिस्ट्रिक्ट है। जिसमें जो गेहूं की खरीद हुई उसमें आप देखेंगे कि गेहूं को अडानी के साइलोज में भेजा गया, मंडियों को बंद कर दिया गया, और अडानी के साइलोज में जिस तरह से किसानों को लाइनों में लगा करके रखा, नमी के नाम पर, तोल के नाम पर उनको लूटने का काम किया गया, तो निरंतर मंडियां टूट रही। जो ये बात कह रहे कि मंडियां नहीं टूट रही, उनको हम दिखा सकते हैं कि मंडियां 4 जिलों की तोड़ी गई। इसके अलावा एमएसपी की जो बात है, एमएसपी केवल घोषित होता है और केवल 8% किसानों को हिंदुस्तान में एमएसपी मिलता है। एमएसपी ना मिलने के कारण
आज तक करीब करीब 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हिंदुस्तान के किसानों को हुआ। 10 लाख करोड़ रुपए हमारे ऊपर कर्जा है। हम मांग क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं एमएसपी देंगे, एमएसपी मिलती रहेगी। तो हम ये कह रहे हैं कि इसको एक लीगल कानून बनाने में, इसको एक संवैधानिक कानून बनाने में आपको दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी बात यही है कि कानून इसलिए नहीं बना रहे कि ये कानून बनाएंगे तो फिर जो अडानी और अंबानी है उनके मंसूबे अधूरे रह जाएंगे, उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे। जी ये नहीं, ये तो कह रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि हम एमएसपी दे देंगे लेकिन बिल वापस नहीं लेंगे। नहीं, कहाँ? पहले तो बात बिलों पे होगी। पहला मुद्दा बिलों का है। पहले 3 कानून वापसी होंगे, उसके बाद एमएसपी के ऊपर बात होगी। और खुद सरकार ने भी मीटिंगों के अंदर ये बात कही है कि पहले 3 कानूनों पे बात करेंगे, उसके बाद एमएसपी के ऊपर बात करेंगे। और हमारा भी मुद्दा यही है कि कोई शर्त नहीं चलेगी, ना कोई कंडीशनल मोर्चा बात करेगा। सरकार खुले मन से आमंत्रित करेगी तो बातचीत करेंगे। 3 काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, एमएसपी का कानून बनाना पड़ेगा। चाहे 1 बार सुन ले, चाहे लाख बार सुन ले, चाहे करोड़ बार सुन ले। आंदोलन चाहे 8 महीना चले, 18 महीना चले, 36 महीना चले, लेकिन किसान पीछे हटने वाला नहीं है। किसान जीत करके ही अपने घर जाने वाला है। अभी हरियाणा के सीएम खट्टर साहब ने कहा कि किसानों को इस बारी बहुत पैसा मिला है, किसानों ने बड़ी उनकी फसल खरीदी गई है, उनको पिछले साल के मुकाबले ज्यादा आमदनी हुई है। मुझे नहीं पता वो कहां से आंकड़े लेकर के आते हैं, लेकिन हम ये बात जरूर कहेंगे कि चाहे वो सरसों खरीद की बात हो, चाहे वो जो आपके जीरी खरीद की बात हो, या फिर दूसरी जो फसलें हैं उनके खरीद की बात हो, या इवन गेहूं खरीद की बात भी हो, वो आंकड़े कहां से लेकर के आ रहे हैं? मंडियों में किसानों को परेशान किया जाता है, मंडियों में उनको जो है अपमानित करने का काम किया जाता है, और सस्ते में उनका अनाज खरीद करके और उसके बाद फिर वही चीजें इनके गोडाउनों में चली जाती हैं। तो ये एक बड़ा खेल है। और खट्टर जी को तो खेती का अनुभव भी नहीं है, उनको किसानी का अनुभव भी नहीं है, खेती किसानी की क्या समस्याएं हैं वो भी उनको अनुभव नहीं है। तो उनके डाटा कहाँ से आते हैं मुझे पता नहीं है, क्योंकि आप देखिए अभी जो ये दूसरी लहर जो बताई गई कोरोना की, उससे पहले हरियाणा में 9 लाख लोगों को बेरोजगार दिखाया गया। लेकिन आप देखिए कि उसके बाद कोरोना के जस्ट बाद खट्टर जी ने जो है 3 लाख घटा करके उनको 6 लाख कर दिया गया। तो उनको कौन आंकड़े देता है, कौन सी उनकी एजेंसी है, ये धरातल से चीजें बहुत परे हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री की तो हालात ये है कि वो प्रदेश के किसी गांव में नहीं जा सकते, उनका हेलीकॉप्टर किसी 1 इंच जमीन पे नहीं उतर सकता। तो मानसिक दिवालियापन कह सकते हैं या बीजेपी की अंधभक्ति कह सकते हैं खट्टर जी के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी, ये चौटाला साहब जेल से छूट आए हैं जी, और कहा जा रहा है कि उनको लेकर कुछ किसान राजनीति में बदलाव आएगा या कुछ होगा। आप चूंकि हरियाणा के एक अरसे से मुद्दे उठा रहे हैं और हरियाणा से हैं जी, आपको क्या लगता है कि उनके आने से किसान आंदोलन या क्या करवट लेगा या कोई अहमियत है उनकी? मेरा ये स्पष्ट मानना है, हमारा जो मुद्दा है वो आंदोलनों का मुद्दा है। सरकारें बदलती हैं, किसान के हालात नहीं बदलते, मजदूर के हालात नहीं बदलते। हमारा काम यही रहता है कि एक बार किसी को हटाते हैं, बढ़ाते हैं, फिर उसको हटाते हैं, फिर दूसरे को लेकर के आते हैं। चाहे वो चौटाला का राज रहा हो, चाहे वो कांग्रेस का राज रहा हो, या आज बीजेपी का राज रहा हो, किसान की किस्मत नहीं बदली, बल्कि हक मांगने पर इन सरकारों में किसानों को गोलियां मारी गई। चाहे वो चौधरी भजन लाल की सरकार हो, अलग अलग कांड हरियाणा के पूरे देश में चर्चित हैं किसान आंदोलन के। और हमारा मुद्दा आंदोलनों का है। हम निश्चित तौर पर अंतिम समय तक आंदोलन चलाएंगे। राजनीति करने वाले राजनीति करें, लेकिन अगर गलत तरीके से राजनीति की गई, गरीब किसान मजदूर का शोषण किया गया, तो निश्चित तौर पर आंदोलन होंगे। चाहे सरकार किसी की भी बने, या तो सरकारें ठीक तरीके से काम करें, नहीं तो फिर इलाज किया जाएगा। पिछली सरकारों का भी इलाज हुआ और अब बीजेपी का भी इलाज हो रहा है, और आने वाले समय में दूसरी सरकारों का भी इलाज किया जाएगा। जी, एक युवा किसान नेता की हैसियत से अपने युवा किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मेरा ये संदेश है सबको कि युवाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका है।
आज युवा फिर शहीद आजम भगत सिंह के रास्ते पर हैं। आज बदलते हुए हिंदुस्तान का एक ये बदलता हुआ आंदोलन है और हम पूरी ताकत से इस आंदोलन को लड़ें ताकि हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक समृद्ध देश का निर्माण कर पाएं। और बहुत जरूरत है इस आंदोलन में कि ये शांति का भी आंदोलन है तो क्रांति का भी आंदोलन है, क्रांति की भी जरूरत पड़ती है और अब एक बहुत बड़ी जरूरत है शांति की। हम सारे मेरे युवा साथियों से अपील है कि वो अब अपने बॉर्डरों के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, उनकी तरफ ज्यादा कूच करें। और अब ये बॉर्डर नहीं रहे, अब ये धाम बन चुके हैं लोकतंत्र को बचाने के, तो यहाँ अपनी भागीदारी को बढ़ाएं। और खास करके जो गोदी मीडिया के जितने चैनल हैं, गोदी मीडिया के जितने अखबार हैं, उनका बाईकाट करें और जो सही और सच्ची खबरें दिखाते हैं, खास करके जो हमारे यूट्यूब और जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उनको भी बढ़ावा देने का काम करें। और केवल सरकार हजार तरह के षड्यंत्र रच रही है, आप किसी अफवाह पे ध्यान ना दे करके केवल और केवल संयुक्त किसान मोर्चा की बात को लकीर माने। निश्चित तौर पर हम जीतने वाले हैं, निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने वाली है और निश्चित तौर पर लुटेरों को भगाया जाएगा और निश्चित तौर पर गरीब किसान मजदूर का, कमेरे का राज कायम हो, उनका सम्मान हो, उनकी पगड़ी का सम्मान हो। इस बात की लड़ाई हम सब मिलकर के लड़ें। जी शुक्रिया रवि जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने किसानों के बारे में बहुत बताया और अपनी राय भी बताई। आगे किसान आंदोलन की क्या रणनीति रहेगी, हम उम्मीद करते हैं और सरकार से अपील भी करते हैं कि किसान जिस तरह से सड़कों पे बैठे हुए 7 महीने से, उन खुद आकर वो देखें और उनको सहानुभूतिपूर्वक इस मांग को लें। थोड़ी दूसरे लोगों की सहानुभूति छोड़ के, व्यापारियों की सहानुभूति छोड़ के किसानों की सहानुभूति करें, क्योंकि ये देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ 70% जिस देश की आबादी गांव में हो, कृषि में हो, 70% आबादी की सुनना जरूरी है। थैंक यू रवि जी, शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।